यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक जरूरत यह है कि आप ठीक तरीके से राज्य व्यवस्था संबंधी खंड को तैयार करें, क्योंकि इस पर पकड़ मजबूत करके आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से आपके साथ बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, वो आपकी स्पष्ट हो जाएं और आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाएं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उन खबरों को देखेंगे जो पिछले सप्ताह लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। एक खबर आर्टिकल 143 से जुड़ी हुई है और खबर यही है कि राष्ट्रपति ने, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने आर्टिकल 143 को इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो इस पर बात करेंगे, ये खबर चर्चा में क्यों है और इसका महत्व क्या है आर्टिकल 143 का, उस पर विस्तार से बात होगी। साथ ही न्यायपालिका में जो लंबित मामले हैं, ये एक बहुत लंबे समय से चलने वाला विषय है हमारे देश में। हाल ही में इस प्रकार के आंकड़े सामने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो भारत में न्यायपालिका में हर स्तर पर लंबित मामलों की संख्या की तरफ, एक प्रकार से बहस की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। तो हम भारत में जो लंबित मामलों की संख्या है, उसका निपटारा किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, अब तक किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं, जनता पर इसका नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकता है, किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है, इन सभी पक्षों पर विस्तार से बात करेंगे। और तीसरी खबर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई है। आप ये जानते हैं कि हाल ही में विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई गई है, तो उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लगातार चर्चा में थी। इसके बारे में सामान्य तथ्यों को जानेंगे, सामान्य बातें करेंगे। चलिए आर्टिकल 143 पर सबसे पहले बात करते हैं। आप ये जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और यह मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय अप्रैल 2025 में दिया था, जिसके अंतर्गत उसने एक राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण कर दिया था। तो इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143(1) के तहत कि राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर जो हस्ताक्षर किया जाता है, जो एसेंट प्रदान किया जाता है, उसमें जो समय सीमा तय करने का जो प्रश्न है, ये एक मामला था। यानी एक प्रकार से ये पूछा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर एसेंट या हस्ताक्षर प्रदान करने से संबंधित जो समय सीमा है, उसका निर्धारण किया जा सकता है। यह मुद्दा वस्तुतः अप्रैल 2025 में उसी समय से चल रहा था जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण समय सीमा का निर्धारण कर दिया था। तो वो निर्णय 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था। फिर राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, क्या इस प्रकार का समय निर्धारण राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो इस मामले की जो सुनवाई है, जब राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो उसकी भी सुनवाई होती है और वो सुनवाई हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, उनकी अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने किया है। इस पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी उठाया गया है विपक्ष के द्वारा कि एक प्रकार से ये पुनर्विचार संबंधी मुद्दा है। पुनर्विचार का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपने आप में अंतिम होता है, एक तरह से कानून का दर्जा होता है उसको। अब अगर इस मामले की समीक्षा की जानी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई निर्णय की समीक्षा की जाती है तो वो उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है जिनके द्वारा निर्णय दिया गया है। अब अगर राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली गई है इस विषय पर, तो ये अपने आप में एक समीक्षा की तरह है जो पुराना निर्णय अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये विपक्ष का आरोप है, जबकि पक्ष का यानी सरकार का कहना यह है कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगना राष्ट्रपति द्वारा ये बिल्कुल ही अलग रूप है, एक अलग प्रक्रिया है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से इस प्रकार की सलाह ले सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा सतह पर आया और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई हुई, 5 न्यायाधीशों की पीठ ने जो रेफरेंस राष्ट्रपति ने दिया 143 के अंतर्गत, उस पर जब सुनवाई हुई तो बहुत से पक्ष और विपक्ष की बातें निकल करके आई। यानी
राज्यों ने कई मुद्दों पर अपने पक्ष रखे और साथ ही केंद्र सरकार ने भी अपने पक्ष रखे। वे पक्ष आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो उन पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रैल 2025 में जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की गई थी विधेयकों पर मंजूरी प्रदान करने से संबंधित या निर्णय लेने से संबंधित या हस्ताक्षर करने से संबंधित, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति को इन्वोक किया था। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 142 के तहत किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर जो उसके समक्ष स्थित हो, पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। यानी अगर उसको लगता है कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसके समक्ष उपस्थित मामले में उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, तो वो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दे सकते हैं। और उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया था, विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने से संबंधित या विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से संबंधित। इसके बाद न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका और साथ ही संघवाद के मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। जब हम संघवाद की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? संघवाद का सीधा सा मतलब है दो स्तरों पर सरकारें, यानी संघ स्तर पर, जिसको सामान्यतः केंद्र के रूप में आप संबोधित करते हैं, संघ के स्तर पर सरकार और साथ ही राज्य के स्तर पर सरकार, ये दोनों सरकार, और इन दोनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। किसका विभाजन? स्पष्ट विभाजन शक्तियों का। और जब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा तो इसका कोई ना कोई आधार होगा, और वो आधार हमारे देश में क्या है? एक लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान के आधार पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए दो स्तरों पर विद्यमान सरकारों के बीच। और अगर इसके बीच, शक्तियों के विभाजन के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटान कौन करेगा? उसका निपटारा करेगा न्यायपालिका। और जब न्यायपालिका निपटारा उसका करेगी तो ये न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघवाद का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी भी आपके एग्जामिनेशन में संघवाद की विशेषताएं पूछी जाएं और उसमें कई विशेषताएं देकर के उसमें एक विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका हो, तो वो भी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्षणों में शामिल होता है। आप उसको शामिल करेंगे। ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनेशन में ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए संघवाद की विशेषताओं में से स्वतंत्र न्यायपालिका को निकाल दें। ये उसमें शामिल होगी, याद रखिएगा। आपके एग्जामिनेशन में कभी भी ये पूछा जा सकता है। अभी पूरी बहस हुई और आर्टिकल 143 के अंतर्गत संदर्भ आया, रेफरेंस आया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक उस पर पूरी बहस हुई है। जो राष्ट्रपति ने एक मुद्दा भेजा, एक सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर जिसमें महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न निहित हो, महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक प्रश्न उसके अंतर्गत निहित हो। ऐसे मुद्दे पर राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से इनकार भी कर सकता है, और पहले ऐसे 2 मामले हो चुके हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों पर सलाह देने से इनकार कर दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में पहली चुनौती केंद्र सरकार के साथ यही होगी कि वो जो सलाह मांगी गई है 143 के अंतर्गत, वो इस मुद्दे पर ये सिद्ध कर सके सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो सलाह मांगी जा रही, अब राष्ट्रपति सलाह मांग रहे हैं तो वो किससे, एक तरह से कौन सलाह मांग रहे हैं? राष्ट्रपति किसके सलाह पर काम करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार सलाह मांग रही है। तो केंद्र सरकार के लिए पहली चुनौती सुप्रीम कोर्ट में यह है कि जिस पर सलाह मांगी जा रही है वो वस्तुतः वैध प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व का है, जिसमें कुछ लीगल प्रश्न अंतर्निहित है, कुछ तथ्यात्मक प्रश्न उसमें अंतर्निहित है, विद्यमान है। पहली चुनौती केंद्र सरकार के पास यही है। साथ ही इस संदर्भ में राज्यों का तर्क यह है कि अप्रैल 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्णय दिया वो 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था, और अगर इस मामले की समीक्षा होनी चाहिए थी तो उन्हीं न्यायाधीशों के द्वारा की जानी चाहिए थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने जबरदस्ती आर्टिकल 143 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग ली है। यानी एक तरह से पुराने अप्रैल 2025 के निर्णय की ही समीक्षा की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि ये समीक्षा नहीं है, बल्कि 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं, और वो राय बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है। 143 के तहत पुराने फैसले होते हुए भी संवैधानिक अगर संदेह उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने के लिए संदर्भ, रेफरेंस लिया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट का, और 143 के अंतर्गत वो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो राज्यों के तर्क और केंद्र सरकार के तर्क अलग हैं। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उस पर भी इस पूरे मुद्दे में
बहस हुई है और इसके अंतर्गत राज्यों का क्या पक्ष है? राज्यों का ये कहना है कि जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 163 के तहत मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं, क्योंकि जो राज्य सरकार, मंत्री परिषद किसकी? राज्य की मंत्री परिषद, क्योंकि जो मंत्री परिषद है या जो राज्य सरकार है वो जनता की वास्तविक इच्छा, लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, और जिस प्रकार की बातें राज्य सरकार कहती है उन्हीं बातों से, उन्हीं कार्यों को करने के लिए राज्यपाल एक प्रकार से बंधे होते हैं। राज्यपाल जनता की लोकप्रिय इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य सरकार के जो निर्णय हैं उनको नजरअंदाज राज्यपाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्यपाल की शक्तियों को सीमित किया है, ये राज्यों के तर्क है। केंद्र सरकार का कहना यह है कि जो राज्यपाल का पद है वो पोस्टमैन का पद नहीं है, शो पीस नहीं है, न तो डाकिया है और न ही वो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन नहीं है, बल्कि वो कुछ मामलों में विवेकाधिकार से निर्णय ले सकता है, अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। और राज्यपाल कभी कभी मंत्री परिषद की सलाह से नहीं भी बंधे होते। और जहां तक प्रश्न एसेंट प्रदान करने का है किसी विधेयक पर, तो इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 1970 से अब तक 17,000 विधेयकों में से केवल 20 ही विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्यपालों ने रोका है, और 90% विधेयक ऐसे हैं जिन्हें राज्यपालों ने पहले महीने में ही मंजूरी प्रदान कर दी है। इसलिए ये निष्कर्ष निकालना कि राज्यपाल विधेयकों पर मंजूरी प्रदान नहीं करते हैं, ये एक गलत निष्कर्ष होगा। ये केंद्र सरकार का पक्ष है। इस पूरे मुद्दे पर राज्यपाल की वीटो और समय सीमा का प्रश्न लगातार चर्चा में रहा। अप्रैल 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल अनंत समय तक, यानी कोई समय सीमा है नहीं, बिल्कुल लगातार कई महीने, कई साल तक बीत जा रहे हैं, यानी अनंत समय तक विधेयक लंबित नहीं रख सकते। जब कोई राज्यपाल बहुत लंबे समय तक किसी विधेयक को एक प्रकार से अपने पास रख लेता है तो उसको एक तरह से राज्यपाल की वीटो शक्ति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो राज्यपालों के बारे में सीधे तौर पर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अनंत समय तक विधेयक को लंबित नहीं रख सकते हैं। केंद्र सरकार का इस पर कहना यह है कि जो विधेयकों से संबंधित राज्यपाल का निर्णय है, यह वस्तुतः भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से एक प्रकार की, उस भारत शासन अधिनियम 1935 में जो भाषा इस संदर्भ में अपनाई गई थी वही भाषा एक प्रकार से आज के हमारे संविधान में है, लगभग उसी से मिलती जुलती भाषा है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय से संबंधित जो निर्णय था वो एक प्रकार से राज्यपाल को विधेयकों पर पूर्ण वीटो का अधिकार प्रदान किया गया था। और जब हमारे देश की संविधान सभा इस मुद्दे पर निर्णय ले रही थी तो उसने एक विचार ये भी किया था कि क्या विधेयकों पर निर्णय लेने से संबंधित राज्यपाल के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसने ये भी विचार किया था कि क्या 6 सप्ताह का समय सीमा का निर्धारण राज्यपाल के लिए होना चाहिए। लेकिन बाद में संविधान सभा ने इन सारे मुद्दों को जितनी जल्दी हो सके, यानी राज्यपाल के लिए ये निर्धारित कर दिया कि वो विधेयकों पर जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, अपना निर्णय ले त्वरित गति से। ये केंद्र सरकार का पक्ष है। बाद में उसने ऐसा किया, लेकिन वो निर्णय पहले एक प्रकार से सोच रहे थे और उन्हें फिर उचित नहीं लगा कि समय सीमा का निर्धारण एक प्रकार से गलत होगा, नहीं किया जाना चाहिए राज्यपाल के लिए समय सीमा का निर्धारण। राज्य सरकारों का इस पे ये कहना है कि जो एज सून एज पॉसिबल है, इसका मतलब निकालना चाहिए त्वरित निर्णय से, यानी बहुत तेजी से निर्णय से इसका मतलब निकाला जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विधेयकों पर निर्णय प्रदान करने से संबंधित समय सीमा का निर्धारण किया गया है, ये वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो समय सीमा समाप्त होने पर विधेयक अपने आप ही स्वीकृत मान लिया जाएगा, बल्कि वो केवल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर इतने समय सीमा तक विधेयकों पर कोई निर्णय नहीं होता है तो फिर उसकी न्यायिक समीक्षा संभव हो सकेगी। ये राज्यों का ये पक्ष है। राज्यों का मौलिक अधिकार का मुद्दा भी इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर करके सामने आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अप्रैल में फैसला दिया था उसमें यह भी कह दिया कि राज्यों को अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार है। अब अनुच्छेद 32 का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो केंद्र सरकार का इस पर पक्ष यह है कि ये केवल व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के लिए है, राज्य इसका दावा नहीं कर सकते।
32 का प्रयोग करके अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राज्य नहीं जा सकते, वो केवल व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आर्टिकल 32 है। राज्यों का इस पे तर्क क्या है? राज्य का तर्क यह है कि जो संविधान निर्माता है उन्होंने राज्यपाल को केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी माना था, और इसलिए राज्यों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने अधिकारों को लागू करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पर भी एक महत्वपूर्ण बहस हुई, और इस मुद्दे पर राज्यों के तर्कों का पक्ष लेने वाला एक महत्वपूर्ण दल था, जो कि एनडीए का सहयोगी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सहयोगी जो सरकार है आंध्र प्रदेश की, उसने भी इस मुद्दे पर राज्यों का पक्ष लिया है। तो इस पे अलग अलग तरीके से बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब निर्णय 11 दिन की लगभग बहस हुई है, अब निर्णय एक प्रकार से सुरक्षित रख लिया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या सलाह राष्ट्रपति को इस मुद्दे पर देते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो न्यायपालिका में लंबित मामलों से संबंधित है। हाल ही में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं, जैसे सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की जो संख्या है ये कितनी हो गई है? 88,417 हो गई है। अब तक का ये उच्चतम स्तर है। इसमें 69,533 553 मामले सिविल मामले हैं, जबकि आपराधिक मामलों की जो संख्या है वो 18,864 है। अगस्त 2025 में ही 7,080 नए केस दाखिल हुए, जबकि निपटाए गए केस कितने हैं? केवल 5,667 हैं, यानी 80.04% केस निपटाए गए। लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है कि बहुत से केस नहीं निपटाए गए, और उससे लगातार लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ण स्वीकृत शक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 34 जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है, और उसके बाद भी लंबित मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई, उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों को पार्शियल वर्किंग डेज में भी बदला था, ताकि पार्शियल वर्किंग डेज में भी केसों को सुना जा सके, और अलग अलग पीठों के माध्यम से उन्होंने केस सुने। उसके बावजूद भी लंबित मामलों में गिरावट नहीं आई है। ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, बल्कि भारत में ओवरऑल, चाहे वो हमारे राज्य स्तर पर, चाहे हमारी राज्य स्तर पर नहीं कहना चाहिए क्योंकि एकीकृत व्यवस्था हमारे यहाँ न्यायपालिका में काम करती है, चाहे वो हमारी हाई कोर्ट्स हो या हमारी निचली अदालतें हो, वहां पर भी जो जजों की संख्या जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। विधि आयोग 1987 में पहले ये सिफारिश कर चुका है कि भारत में 1 मिलियन की जनसंख्या पर, यानी 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने चाहिए। लेकिन भारत में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 क्या कह रही है कि भारत में 10 लाख जनसंख्या पर लगभग कितने जज हैं? 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 15 जज हैं। सिफारिश कितनी है पहले की, जो विधि आयोग की सिफारिश है, और वो सिफारिश भी कब की है? 1987 की सिफारिश है, वो 50 जजों की बात कर रही है। लेकिन अब जजों की संख्या कम है, तो स्वाभाविक रूप से भारत में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और लंबित मामलों की संख्या के बढ़ने के कारणों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। न्यायाधीशों की कमी है, जज जनसंख्या अनुपात बहुत कम है, जिस अनुपात की अभी हमने चर्चा की। अनुपात कितना होना चाहिए? 1 मिलियन जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर 50 जज होने चाहिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार अनुमानतः कितने मतलब अनुमानतः नहीं, लगभग कितने जज है? 15 जज हैं। तो अपने आप में बहुत कम अनुपात को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। साथ ही न्यायालयों में जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है, जो न्यायालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी कमजोर प्रकार का है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। भारत में मामलों की जटिलता बहुत ज्यादा है, और साथ ही तकनीकी प्रकृति के मामले हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं, इतनी विविधता है। विविधता भारत की एक महत्वपूर्ण ताकत है, लेकिन ये विविधता कई बार विभिन्नता में तब्दील होकर के कई तरह की जटिलताओं को उत्पन्न कर देती है, जिससे कई तरह की टेक्निकलिटीज से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। साथ ही भारत में प्रक्रियागत देरी भी होती है, कई बार गवाह मिलते नहीं है, साक्ष्यों को जुटाने में देरी हो जाती है। न्यायालय के आदेशों का कमजोर एनफोर्समेंट प्रवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि न्यायपालिका में लंबित मामले लगातार बढ़ते चले जाते हैं। विधिक जागरूकता भी भारत में बढ़ी है, और जब विधिक जागरूकता बढ़ती है, लीगल मामलों के बारे में जागरूकता बढ़ती है, उससे भी मामले बढ़ जाते हैं। और जनहित याचिका यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उन जैसे तंत्रों के कारण भी मुकदमों में भारत में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर आप लंबित मामलों की जनता पर या ओवरऑल पड़ने वाले असर को देखें, तो न्याय प्रदान करने में अत्यधिक देरी एक महत्वपूर्ण इसका असर है। यानी लगातार जो लंबित मामले हैं
तो जिस प्रकार से लंबित मामले होते रहते हैं तो फिर जो नए मामले आते हैं उससे और देरी होती है। तो लगातार ये क्या है, ये साइकिल और ज्यादा देरी का बढ़ता रहता है। और इसलिए हमारे देशों में आप देखेंगे कि कई कई साल तक, बहुत बहुत साल तक, दशकों तक, कई केस ऐसे हैं जो दशकों तक चलते रहते हैं। इससे न्याय की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि जजों के पास जो है वो पर्याप्त समय होता ही नहीं है केसेस को सुनने के लिए, न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक बोझ होता है, जनता का न्यायपालिका पर विश्वास भी इससे कम होता है जब केसेस इतने लंबे समय तक चलते रहते हैं। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति किसी केस में फंसा हुआ है तो वो बिना मतलब ही सजा को भुगतता रहता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास भी टूटता है। वादियों यानी जो लिटिगेंट्स हैं उन पर भी वित्तीय बोझ बढ़ता है, लंबे मुकदमे महंगे पड़ते हैं, लगातार उनका खर्च होता रहता है। चाहे पीड़ित हो, गवाह हो, उनके लिए अन्याय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गवाह भूल जाते हैं, मर जाते हैं, लापता हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये महत्वपूर्ण रूप से एक नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि व्यावसायिक मामले भी हमारे यहाँ बहुत हैं, व्यावसायिक विवाद भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे हम किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी स्थिति का, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसका आर्थिक वृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते और इससे अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यापक प्रभाव है। भारत सरकार ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए भी कदम उठाए हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्चुअल कोर्ट सिस्टम यानी ऑनलाइन सुनवाई भी हुई है, होती भी है, ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की गई है। ई कोर्ट्स पोर्टल जो कि न्याय तक प्रौद्योगिकी आधारित पहुंच प्रदान करते हैं, ई फाइलिंग, केस की ई फाइलिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन केस दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। ई पेमेंट यानी ऑनलाइन फीस और जुर्माना भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फोरेंसिक हो, चाहे जेल हो, इनके बीच डेटा साझा करने जैसी व्यवस्थाएं भी कारगर बनाने का प्रयास किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी तेज न्याय के लिए जो विशेष अदालतें हैं वो भी हमारे यहाँ गठित की जाती हैं। और इसके अलावा वैकल्पिक विवाद समाधान की व्यवस्थाएं भी खड़ी करने की कोशिश की गई है। एक 1996 का ऑर्बिट्रेशन एंड जो रिकॉन्सिलिएशन एक्ट है उसके माध्यम से हमारे यहाँ उस प्रकार के मध्यस्थों के माध्यम से तेजी से विवाद निपटाने का प्रयास किया गया है। लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ऑनलाइन विवाद समाधान करने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, जो विधि आयोग की सिफारिश है 1987 की, और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रति 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पर 50 जज होने चाहिए। हमारे यहाँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कितने जज हैं 10 लाख की जनसंख्या पर? केवल लगभग 15, जो अपने आप में बहुत न्यूनतम जजों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। इसलिए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि बेहद जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण सुझाव हो सकता है। वैकल्पिक विवाद निपटान की पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो पंच सिस्टम है यानी जो 5 जिम्मेदार लोगों द्वारा किसी विवाद के समाधान को निकाला जा सकता है, वो जहां पर भी इस तरह की संभावनाएं बनती है कि दो पक्षों के बीच जो हमारे पंच हैं वो सलाह करवा सकते हैं, उस मामले का निपटारा करवा सकते हैं, वहां पर इस पद्धति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। यानी पंचायत सिस्टम जिसमें मध्यस्थता के माध्यम से किसी मामले का निपटारा किया जाता है, उसका विस्तार भारत में किया जा सकता है और ये करना चाहिए। साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा सरल बनाने की आवश्यकता है, तकनीकी रूप से सक्षम करने की आवश्यकता है। हमारे पूरे सिस्टम को जैसे ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं। न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन और उनका प्रवर्तन, उनका एनफोर्समेंट, उनको लागू करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब ये प्रवर्तन नहीं हो पाता है तो फिर से वही मामला कोर्ट में जाता है और इससे कोर्ट का बेवजह फिर से समय जाता है और जो समय किसी अन्य मुद्दे को सुनने में जाना चाहिए था वो पुराने मुद्दे को फिर से सुनने में चला जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ा हुआ है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 17 सितंबर को हाल ही में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई और उसी के अवसर पर लगातार चर्चा में रही हमारी ये योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब की गई थी? 17 सितंबर 2023 को की गई थी। यानी 2 वर्ष इस योजना को हो गए हैं। अगस्त 2025 तक लगभग 30 लाख कारीगर इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार हैं, चाहे हमारे बढ़ई हों या हमारे लकड़ी का काम करने वाले हों,
लकड़ी का काम करने वाले तो बढ़ई होते हैं, या हमारा लोहे का काम करने वाले हो, या हमारा कुम्हार हो, इन सभी को बहुत अलग अलग प्रकार के कौशल आते हैं, या माला बनाने वाले हो इस प्रकार से, या फिर छोटा छोटा जो भी काम अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इन जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार हैं, तो इनके शिल्प को एक समर्थन प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि इनके कौशल को निखारा जा सके और इनके जो शिल्प विशेषज्ञता है उसको बनाए रखा जा सके, उसको संरक्षण भी प्रदान करना है, आगे भी बढ़ाना है एक प्रकार से इस योजना के माध्यम से। तो अगस्त 2025 तक लगभग 30 लाख कारीगर इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिनमें से 26 लाख की जो स्किल वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है, यानी उनके कौशल का वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि 22.67 लाख जो है, जो 86% बैठते हैं, उनकी बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इस योजना के अंतर्गत जो कारीगर हैं उनको बिना गारंटी के, उनको किसी प्रकार के कोलेटरल को एक तरह से गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। बिना गारंटी के 3 लाख रुपए का लोन केवल 5% ब्याज दर पर दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं पात्र व्यक्ति कौन होते हैं इसमें। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें लाभार्थी ट्रेड्स कौन होते हैं। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस तरह के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें 18 ट्रेड्स शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? जैसे कारपेंटर, बढ़ई, नाव निर्माता, लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी, नाई, धोबी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला, खिलौना निर्माता, मूर्तिकार, चर्मकार यानी जूता बनाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, चर्मकार में जूता बनाने वाला भी आ जाएगा, पत्थर तोड़ने वाला, टोकरी या चटाई बनाने वाला, फूल माला बनाने वाला, ताला बनाने वाला, राजमिस्त्री और औजार निर्माता। ये सारे इन 18 ट्रेड्स को इसके माध्यम से सपोर्ट करने की कोशिश की गई है, उन्हें फाइनेंशियल एक तरह से सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। यानी 3 लाख रुपए का जो लोन है बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल के आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 5% के ब्याज पर, और ताकि वो अपने जो शिल्प है उसको निखार सके। अब आप ये देखिए कि इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पात्र व्यक्ति कौन होगा? आवेदक को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। पारंपरिक कौशल पर आधारित 18 ट्रेड्स में से, ये जो 18 ट्रेड्स हैं इसमें से किसी एक में कार्यरत उसे होना चाहिए। आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट जो रीफाइनेंस एजेंसी है, मुद्रा जो लोन प्रदान किए जाते हैं, या प्रधानमंत्री स्वनिधि जो कि जो सड़क पर रेडी पटरी लगाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से, प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से। इन जैसी सुविधाओं से सरकारी लोन नहीं लेने होने चाहिए, यानी उन्हीं लोगों को इसके अंतर्गत पात्र माना जाएगा जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में इनके माध्यम से सरकारी लोन एक प्रकार से नहीं लिए हैं, सिवाय उनके जिन्होंने पूरा चुका दिया है। अगर इनके माध्यम से लोन लिया है तो उसको पूरा चुका दिया है, ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है। तो इनसे लोन नहीं लेना है, पिछले 5 वर्षों में इनसे लोन नहीं लिया है, और अगर लोन लिया है तो उसको पूरी तरह से चुका दिया है, उन लोगों को इसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में शामिल होने के वो पात्र हो जाते हैं। एक परिवार के, चाहे वो पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे से केवल एक सदस्य इसका लाभ ले सकता है। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार इस योजना में शामिल नहीं हो सकते, वो इसके अयोग्य माने जाएंगे। योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें, पहचान निर्धारण किस प्रकार से किया गया है? लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो स्किल अपग्रेडेशन है, जो कौशल उन्नयन है, उसके लिए भी कुछ निर्धारण किए गए हैं, जैसे बेसिक ट्रेनिंग होगी और एडवांस ट्रेनिंग होगी। बेसिक ट्रेनिंग 40 घंटे की होगी 5 से 7 दिन में, और इसके अंतर्गत 500 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। एडवांस ट्रेनिंग में 15 दिन की ट्रेनिंग होगी और इसमें भी 500 रुपए का प्रतिदिन स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। टूल किट प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा, और ये टूल किट प्रोत्साहन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूपी या ई वाउचर के द्वारा प्रदान किया जाएगा 15,000 रुपए तक का। अगर उनको किसी भी प्रकार के आधुनिक औजार की आवश्यकता है तो एक SMS उनको भेजा जाएगा या QR कोड भेजा जाएगा, जिसके लिए ना तो इंटरनेट की आवश्यकता होगी, न ही किसी ऐप की आवश्यकता होगी। उसी के माध्यम से इनका भुगतान हो जाएगा जो भी आधुनिक औजार वो लेना चाहते हैं। इस प्रकार से ये ई वाउचर, ई रूपी काम करता है।
इसमें किसी इंटरनेट या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे आप भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट सपोर्ट की बात करें तो कोलेटरल फ्री लोन होगा, गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। प्रथम किस्त 1 लाख रुपए की होगी जिसे 18 माह में चुकाना होगा। द्वितीय किस्त 2 लाख रुपए की होगी जिसे 30 माह में चुकाना होगा। यानी कुल 3 लाख रुपए का लोन होगा केवल 5% ब्याज पर, और इसमें गारंटी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कार्यान्वयन ढांचा किस प्रकार से काम कर रहा है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, अच्छा हम होगा में जरूर बात कर रहे हैं कि ये होगा होगा ये, लेकिन ये योजना 2 साल से चल रही है और ये इसी रूप में कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय संचालन समिति जो है वो जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो मंत्रालय है उसके अधीन कार्य कर रही है। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित नीति और रणनीति तय कर रही है। राज्य मॉनिटरिंग जो समिति है ये राज्य स्तर पर संचालन और निगरानी कर रही है। जिला क्रियान्वयन जो समिति है जमीनी स्तर पर इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही है। क्रेडिट ओवरसाइट समिति जो कि वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लोन प्रवाह की निगरानी की जा रही है। इस समिति के द्वारा जो भी वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सिडबी आदि द्वारा जो लोन प्रवाह हो रहा है उसकी निगरानी को किसके द्वारा की जा रही है, क्रेडिट ओवरसाइट कमेटी के द्वारा की जा रही है। अच्छा, इसका प्रभाव क्या हुआ, विश्वकर्मा योजना लगभग 2 साल हो गए इसको, तो इसका प्रभाव क्या है कि कारीगरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और व्यापार में इसने वृद्धि करने में योगदान दिया है, यानी उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया है। इसके अलावा जो हमारे पारंपरिक शिल्प है उनको संरक्षण प्रदान किया है और आधुनिक तकनीक से एक सामंजस्य भी उन कारीगरों का, शिल्पकारों का एस्टेब्लिश कर दिया है, जिससे एक तरह से सांस्कृतिक संरक्षण भी उनके हुनर का हुआ है। इसके अलावा सामाजिक समावेशन और लैंगिक समानता को बढ़ाने में भी मदद मिली है, क्योंकि जो पारंपरिक शिल्पकार हैं, जो पारंपरिक कारीगर हैं, वो सामान्यतः किस समुदाय के हैं, एससी, एसटी या महिलाएं हैं। तो इससे हमें सामाजिक समावेशिता बढ़ाने में और लैंगिक समानता को एस्टेब्लिश करने में भी मदद मिली है, इसलिए ये महत्वपूर्ण योजना है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विधि आयोग 1987 और सुप्रीम कोर्ट 2001 ने कितने जज प्रति 10 लाख जनसंख्या की सिफारिश की थी। आपके सामने ऑप्शंस हैं 20, 30, 40 या 50। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अधिकतम कितना लोन दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।